भारतीय इतिहास का अध्ययन। जिन विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन करते हैं वे समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व का अंग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है जो लाखों वर्ष लंबा है। अपने अतीत के बारे में जानने की इच्छा तो स्वाभाविक रूप से सभी में होती है। हम सदा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे पूर्वज यानी दादा परदादा कौन थे, वे कहाँ से आए थे और वे कैसे रहते थे। इसे हम एक व्यक्तिगत परिवार के इतिहास को जानने की उत्सुकता कह सकते हैं, और इस परिवार का इतिहास उसके समाज के अन्य परिवारों के इतिहास से काफी भिन्न भी हो सकता है, किंतु जब यह अध्ययन एक व्यक्तिगत परिवार से बाहर संपूर्ण समाज के बारे में होता है तो यह एक अत्यंत भिन्न रूप ले लेता है। तब हम समूचे समाज और समग्र राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। अतीत के बारे में जानने का ये प्रयास ही इतिहास होता है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तब हम ये जान सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र एक दीर्घ अवधि में कैसे विकसित हुआ है। इसके कुछ पहलू हैं। उन्होंने खेती करना कैसे शुरू किया, उन्होंने धातु का प्रयोग कब प्रारंभ किया, कताई, बुनाई, धातु कर्म कैसे विकसित हुआ। इन सभी आर्थिक पहलुओं के साथ और भी अनेकानेक बातें आ गई हैं, जैसे राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों का विकास, शहरी जीवन का विकास, विज्ञान और साहित्य तथा स्थापत्य कला का विकास आदि। इन सब बातों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि इतिहास के अध्ययन का अर्थ केवल कुछ राजाओं या राजवंशों के काल और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन मात्र नहीं है। जिन विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं, वे समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व का अंग होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है, जो लाखों वर्ष लंबा है। इस बात पर बल देना जरूरी होगा कि सभी समाजों को विकसित होने में एक लंबा समय लगा है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं से वे गुजरे हैं वे भिन्न भिन्न रही हैं। यद्यपि वे सब प्रस्तर युग के आखेटक संग्राहक थे, सबने खेती का व्यवहार किया। उन सब ने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था, फिर भी वे अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं। इसका कारण ये है कि लोग अर्थ जगत से परे सामाजिक प्रणाली, धर्म कर्म, राजनीतिक प्रणाली, कला एवं स्थापत्य, भाषा और साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में भी अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातें प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन लोगों, समाजों और राष्ट्रों को भी समझने में सहायता करता है और अंततः संपूर्ण मानवता को पहचान और अपनत्व का भाव मिलता है। बहुत से लोग, जिनमें कुछ अग्रणी वैज्ञानिक और राजमर्मज्ञ भी शामिल हैं, ये प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ या योगदान नहीं मिलता। ये गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि यह केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच वैर भाव बढ़ाता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि यह विचार बहुत छिछला है। इतिहास का अध्ययन तो हमें लोगों को, उनकी संस्कृति, उनके धर्म और उनकी समाज व्यवस्था को जानने समझने और उनका आदर करने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। ये हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है, जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें ये भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थीं, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए,
2000 वर्ष से भी अधिक पहले अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय और व्यवहार अपनाने का आग्रह किया था। आय, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों के मूल तत्व हैं। ई, सभी धर्मों की एकता के भाव को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए वाचागुटी अपनाई जाए, यानी अन्य धर्मों और पंथों की आलोचना से बचा जाए। ई, धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादकों का समवाय हो, यानी उन्हें एक साथ लाया जाए। और इव, अन्य धर्मों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए, जिससे कि बहुश्रुत हो सके, यानी भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इतिहास लोगों को उनकी पहचान देता है। अतीत के अध्ययन का यह अर्थ नहीं कि अध्ययनकर्ता अतीत में जीता है, बल्कि वह अतीत के साथ जीना सीख लेता है। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम अस्वीकार कर सकें या जिसका परित्याग कर सकें। जैसा कि पहले कहा गया है, इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास के इसी अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार ए. बाशम 1914-1986 ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही परस्पर संहारक युद्धों से छिन्न भिन्न होता गया। राज्यतंत्र के मामले में उसके शासक धूर्त और अनैतिक थे। वहां अकाल, बाढ़ और प्लेग जैसी आपदाओं का प्रकोप समय समय पर होता रहा और लाखों लोगों की जान लेता रहा। जन्म की असमानता को, यानी मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है, इस बात को वहां धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और निम्न कोटि के लोगों का जीवन सामान्यतः कठोर था। तो भी कुल मिलाकर हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं रहे, जितने भारत में थे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे, जितने कि अर्थशास्त्र में। किसी भी प्राचीन विधि निर्माता ने युद्ध न्यायोचित व्यवहार के इतने उदात्त विचार प्रकट नहीं किए, जितने कि मनु ने किए। अपने युद्धों के इतिहास में हिंदू भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग आया हो कि नगरों में कलेआम किया गया हो या युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया हो। असीरिया के राजाओं की नृशंसतापूर्वक अपने बंदियों की जिंदा खाल उधड़वाने में जो परपीड़ा सुख मिलता था, वैसा एक भी उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता। इसमें संदेह नहीं कि कभी कभार निर्दयता या अत्याचार का कोई इक्का दुक्का प्रसंग मिल जाता है, लेकिन अन्य पुरानी संस्कृतियों में हुई नृशंसतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले में वह बहुत नर्म है। हमारे लिए तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की अत्यंत प्रभावशाली विशेषता उसकी मानवीयता है।